रिया अपनी सहेली निधि के घर जाती है और उससे कहती है, निधि यार सच बता, तू आजकल कहाँ गायब रहती है? हम लोग तो अब मिलते ही नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार मैसेज किया पर तेरा कोई जवाब ही नहीं आता। क्या शादी के बाद पुरानी सहेलियों को भूल जाना ही दस्तूर है? अरे रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या बताऊं, शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। सुबह उठने से लेकर रात तक बस घर के कामों में उलझी रहती हूँ। मैं तो अब घर से बाहर भी कहाँ निकलती हूँ ज्यादा। बस रसोई और कमरा ही मेरी दुनिया बन गई है। कभी कभी तो मन करता है इन सब चीजों को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं और इन सब से छुटकारा पालूं, लेकिन क्या करूं यार, ससुराल है, घर है, परिवार है, इन्हें छोड़कर जा तो नहीं सकती। वो सब तो है यार, लेकिन तुझे मेरे लिए समय निकालना चाहिए। और यार मैं मानती हूँ काम होता है, पर थोड़ा तो पुराने दोस्तों के साथ चिल करना चाहिए। मैं भी घर पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। मैंने सोचा आज किसी भी हाल में तुझसे मिलने आ जाओ, कम से कम थोड़े गप्पे मारेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। ये तूने बिल्कुल सही कहा, और सच कहूं तो तूने अच्छा किया जो यहाँ मेरे घर आ गई। मेरा भी मन बहल गया। और बता, तेरे ससुराल में सब कैसे चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अरे यार बहुत अच्छा चल रहा है, सच में। मेरी सास और मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प भी करते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही थी, तभी रिया की सास गीता का फोन आता है। अरे बहू सुन, खाना बना दिया ना तूने? मैं अपनी सहेली के घर से निकल गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुझे तो पता ही है मैं बाहर किसी के यहाँ ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। मुझे अपने घर का बना खाना ही अच्छा लगता है। खाना तैयार है ना? हाँ माँ जी, आप फिक्र मत करो, झुमरी ने खाना बना दिया, सब कुछ तैयार रखा है, आप बस आ जाओ। सुन बहू, तूने झुमरी को अच्छे से समझा दिया था ना कि उसे खाने में हल्का बनाना है, क्योंकि तू जानती है मुझे रात को ज्यादा भारी खाना पसंद नहीं है, वरना फिर पेट में दिक्कत होने लगती है। तुझे तो पता है मेरी तबीयत का। अरे माँ जी, एकदम हल्का खाना ही बना है, आप आराम से बिना किसी टेंशन के घर आ जाओ। मैं भी अपनी सहेली के यहाँ आई हुई थी, जब तक आप पहुंचोगी तब तक मैं भी घर पहुंच जाऊंगी। रिया अपनी सास से बात करके फोन रख देती है और चैन की सांस देती है। तेरा सही है यार, तेरे घर में तो नौकरानी है, तुम लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। खाने की अलग अलग नौकरानी, घर संभालने वाली अलग नौकरानी, तुम्हें तो पका पकाया खाना मिल जाता होगा। यहाँ हमें देखो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, 7 से 4 बातें सुनो तब जाकर खाना खाते हम। अरे यार, तू बिना कैसी बातें लेकर बैठ गई। अब मैं तेरे पास बैठी हूँ तो तू ऐसी बातें कर रही है। वैसे अभी जाने वाली हूँ मैं। अरे पर क्यों? तू अभी अभी तो आई है और अभी अभी जा रही है। अभी तो हमारी बातें शुरू हुई थी, वैसे भी ना हम लोगों को समय नहीं मिल पाता। अरे नहीं बाबा, माँ जी शहर से बाहर गई हैं, उन्हें आने में अभी काफी टाइम लगेगा। वो तो बस पहले ही फोन करके कंफर्म कर रही थी। तब तक मैं यहाँ आराम से तेरे साथ ढेर सारा समय बिताऊंगी, तो फिक्र मत कर। रिया अपनी सहेली के घर काफी देर तक रुकती है और फिर वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक शाम रिया अपनी पड़ोसन सुधा आंटी के साथ बाजार जाती है। क्या बेटा, आज बाजार जाने का मन कर गया? आंटी जी, मैं तो बस कभी कभी इसलिए बाजार चली जाती हूँ क्योंकि घर पे बैठे बैठे पूरा शरीर दुख जाता है। सोचा इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा और ताजी हवा भी मिल जाएगी। घर की 4 दीवारी में बंद रहकर मन भी ना चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसीलिए कभी कभी पार्क चली जाती हूँ। वैसे भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, अगर बस घर पर ही बैठी रहूंगी तो शरीर में जंग लग जाएगा। चलना फिरना बहुत जरूरी है। अरे आंटी जी, आप तो वैसे भी काफी फिट हो, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप थक जाती होगी। तू भी ना बहू कुछ भी बोलती रहती है। चल अब जल्दी जल्दी सब्जियां ले ले, घर भी चलना है, खाना भी तो बनाना है कि नहीं। इस तरह हंसते हुए अब रिया बाजार में सब्जियां देख रही थी, तभी उसके ससुर मनीष का फोन आता है। बहू, मेरी शाम की चाय कहाँ है? वो बनाए कि नहीं? 6 बजने वाला है और मुझे अभी तक चाय की खुशबू नहीं आई। पापा जी, शाम की चाय भी बन गई है और चाय के साथ मैंने चटर पटर नाश्ता भी रखवाया है। मैंने झुमरी को पहले ही बोल दिया था कि 6 बजते ही आपकी चाय टेबल पर होनी चाहिए। झुमरी बस लाती होगी आपकी चाय, आप हाथ मुंह धोकर बैठी ना। अच्छा, उसे बोल दिया, फिर ठीक है। मुझे लगा शायद तुम बाहर हो तो भूल गई होगी। नहीं पापा जी, मैं कुछ नहीं भूली, मैं झुमरी को बोलकर आई हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ, अभी फोन रखती हूँ। रिया अपने ससुर से बात करने के बाद फिर से सब्जियां छांटने लगती है, तभी सुधा कहती है। अरे बहू, तुम घर पर बताकर नहीं आई कि तुम बाहर जा रही हो? तुम्हारे ससुर जी बार बार फोन लगा रहे हैं। आंटी जी, मैंने बताया था, लेकिन उनके दिमाग से निकल गया होगा। बुढ़ापे में याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है ना। पर बेटा, तुम खुद कुछ नहीं बनाती क्या घर पे? हर बात पे झुमरी झुमरी करती रहती हो। तुम घर का कोई काम करती भी हो या नहीं? आंटी जी, घर में झुमरी है ना, वो सब कुछ संभाल लेती है, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता।
वैसे आंटी जी मैंने सारी सब्जियां ले ली है, आपको और कुछ लेना है क्या या फिर आगे चले? हाँ, मुझे सलाद के लिए खीरा और ककड़ी लेनी है। चलो आगे वाली रेहड़ी पर देखते हैं, वहां ताजी लग रही है। रिया सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिनों बाद रिया अपने सास ससुर से कहती है, माँ जी, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। बहुत समय से मैं मायके नहीं गई हूँ। अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं अपने मम्मी पापा से मिलकर आ जाऊं? अरे बहू, मायके जाकर अपने मम्मी पापा से सिर्फ मिलकर क्यों आना है? मैं तो कहता हूँ तुम आराम से कुछ दिन रह कर आओ। सच में तुम्हें अपने मायके गए बहुत समय हो गया है। पर पापा जी, अगर मैं कुछ दिन वहां रहने गई तो फिर यहाँ? अरे बहू, यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ हमारी सेवा करने के लिए झुमरी है ना। जा तो अपने मायके कुछ दिन रह कर आ। अपने सास ससुर की बात सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है और अब वो अपने मायके रहने जाती है। वहां पहुंचती ही वो सीधे रसोई में अपनी बड़ी भाभी मीरा के पास चली जाती है और गले मिलते ही कहती है, भाभी, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ननद जी, आप यहाँ अचानक? आप आने वाली थी, कम से कम एक बार बताया होता। हमें तो पता ही नहीं चला आप कब आई। अरे भाभी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं बिना बताए चली आई। और बताया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आप लोगों के चेहरे पर ये हैरानी वाला रिएक्शन जो देखना था। वैसे बताओ ना भाभी, क्या बन रहा है? ससुराल में तो तुम्हें कुछ बनाना पड़ता नहीं, वहां तो महारानी बनी रहती हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है रिया, जो तुम्हें सब कुछ पका पकाया खाना मिलता है। अरे तुम्हें क्या पता है चूल्हे के सामने खड़े होकर पसीना बहाना क्या होता है? भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं बस खाने के बारे में पूछने आई थी और आप तो जैसे मुझे ताने ही देने लगी। क्या मेरा खाना पूछना भी आपको बुरा लगा? लो भाई, अब मैं क्या सच भी नहीं बोल सकती? जो सच है वही तो बोला है। तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिलता है, सबकी किस्मत ऐसे कहाँ होती है। अब तुम्हें सच कड़वा लग रहा है तो मैं क्या करूं? ठीक है भाभी, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे अब खाना ही नहीं खाना। अच्छा, अब मुंह मत बनाओ, जाओ बाहर सबके साथ बैठो, खाना अभी बन रहा है, मैं थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। मीरा की बात सुनकर रिया ने कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप चली गई, क्योंकि वो यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी छोटी भाभी पूजा आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी रिया उसे देख लेती है। अरे भाभी, आप इस वक्त शाम को क्यों झाड़ू लगा रही हो? शाम के समय तो घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए ना। तुम्हें क्या है रिया, तुम्हें तो खुद कुछ करना नहीं पड़ता। ससुराल में इतने नौकर चाकर है, सब झट से कर देते हैं। तुम्हें बस पका पकाया खाना मिल जाता है, पर यहाँ ऐसा ना है। यहाँ सब कुछ अपने हाथों से ही खींचना पड़ता है। भाभी, मैंने तो बस आपसे इतनी सी बात कही कि शाम को झाड़ू मत लगाओ। आप इतनी सी बात पे इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो? ये इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी रिया? सुबह से ये तीसरी बार है जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पड़ोस में मकान बन रहा है, सारा सीमेंट और धूल उड़कर घर में आ जाता है। कोई भी बाहर से आता है तो पैर गंदे करके आता है। अच्छा भाभी, कोई बात नहीं। आप भी सुबह से कितना काम कर रही हो, बहुत थक गई होगी ना। लाओ मुझे दो, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, आप रहने दो। अरे नहीं, तुम क्यों लगाओगी? पहले भले ही तुम्हें काम की आदत हो, पर शादी के बाद तो वो आदत छूट गई होगी ना। ससुराल में जो नौकरानी है वो सब कर देती होगी। अभी अगर तुमने यहाँ झाड़ू लगाई और तुम्हारी कमर में दर्द हो गया तो सब मुझे ही सुनाएंगे। पूजा अपनी ननद को ताने मार रही थी, तभी वहां बड़ी भाभी मीरा भी आ जाती है। भाभी, अब छोटी भाभी को कुछ कहो ना, देखो तो मुझे कैसे ताने दे रही है। तो गलत कहाँ कह रही है पूजा? अरे रिया, तुझे सच में कुछ करना नहीं पड़ता। तेरे यहाँ सब कुछ तेरे घर के नौकर चाकर कर देते हैं ना। और हमें तो लगता है जब भी तेरे घर के नौकर छुट्टी पर जाते होंगे या काम ज्यादा बढ़ जाता होगा तब तू यहाँ आ जाती होगी, ताकि तुझे काम ना करना पड़े। ये तरकीब तेरी बहुत बढ़िया है। नहीं तो क्या, कोई हमसे पूछे, सुबह से शाम हो जाती है, एक बार तसल्ली से चाय भी नसीब नहीं होती। अभी तक सुबह और दिन का काम खत्म नहीं हुआ और अब रात के खाने की टेंशन शुरू हो गई। और रात के खाने में भी सबकी अपनी अपनी फरमाइश, किसी को ये नहीं खाना, किसी को वो पसंद नहीं। तू तो अपनी किस्मत वाकई भगवान से लिखवा कर आई है ननद जी। सच बात तो यह है कि असली मेहनत तो हमारी होती है। रसोई में 3-3 बार खड़े होकर खाना बनाना कितना मुश्किल है, ये बस हम लोग ही जानते हैं। तुम्हें तो बस टेबल पर बैठकर खाना है। रिया दुखी होकर वहां से वापस अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी सहेली निधि का फोन आता है। अरे रिया, कहाँ है तू? मैं अपने मायके आई हूँ बस 2 दिन के लिए, जल्दी आना मिलने। नहीं यार, आज थोड़ा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये कैसा मजाक है? तुझे क्या काम हो सकता है? तेरे घर में इतने नौकर है, नौकरों को बस काम बताना, ये कोई काम नहीं होता रिया। तू ना बहाने बना रही है। निधि, तू भी मेरा मजाक क्यों बना रही है? अगर तुझे काम हो सकता है तो क्या मुझे काम नहीं हो सकता?
अरे मैंने ऐसा कब कहा, पर तेरे घर पर इतने नौकर है, वो सब कर देते हैं। तुझे तो अपने कमरे की सफाई भी नहीं करनी पड़ती, तुझे तो सब कुछ बस पका पकाया मिल जाता है। निधि, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कोई बुला रहा है। रिया उदास होकर फोन रख देती है और अपने पुराने दिनों में खो जाती है। अनिल, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ऑफिस में भी बहुत काम था और सोनू भाई बहुत परेशान कर रहा था। तुम थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लोगे प्लीज? सॉरी रिया, मेरी कल बहुत ही जरूरी मीटिंग है, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, तुम ही देख लो ना प्लीज। पर अनिल, मुझे अभी सबके लिए खाना भी बनाना है, थोड़ी देर संभाल लो ना, मैं जल्दी से रसोई का काम खत्म कर लूंगी। सॉरी रिया, अगर मीटिंग इतनी जरूरी नहीं होती तो मैं मना नहीं करता। अभी तुम देख लो, मुझे जल्दी से फाइल पूरी करनी है। और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी बना देना, मुझे बहुत भूख लग रही है। रिया अपने बच्चे को पालने में लिटा देती है और रसोई में भागकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। अभी तो बड़ी मुश्किल से सोनू चुप हुआ है, तब तक मैं जल्दी से सब्जी काट लेती हूँ, वरना वो फिर से रोने लगेगा। रिया जैसे ही काम शुरू करती है, सोनू फिर से रोने लगता है। रिया भागकर उसके पास जाती है और उसे गोद में लेकर टहलाने लगती है। फिर वो उसे लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, सोनू को थोड़ी देर के लिए पकड़िए ना, मुझे खाना बनाना है, मैं जल्दी से बना कर आती हूँ। ठीक है बहू, ला दे मुझे। गीता अपने पोते के साथ खेलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वो उसे लेकर रसोई में आ जाती है। अरे बहू, तू ही संभाल इसे, मेरी तो कमर में दर्द होने लगा और सांस भी फूल रही है, ये अब मुझसे नहीं संभलेगा। जी माँ जी, लाइए। अब रिया सोनू को गोद में लेकर एक हाथ से खाना बनाने लगती है। जैसे तैसे खाना बनता है और सोनू सो जाता है। रिया बिस्तर पर जाकर लेटती है तो उसकी कमर में तेज दर्द होता है। मेरी कमर, घर का काम, बच्चा सब संभालना कितना मुश्किल है। अच्छा, मैं घर से ही ऑफिस का काम कर रही हूँ, वरना बाहर जाना तो और भी मुश्किल हो जाता। अरे मैंने वो फाइल तो अभी तक भेजी नहीं, जल्दी भेजनी होगी वरना बॉस बहुत चिल्लाएंगे। रिया जैसे तैसे सब कुछ संभाल रही थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी भाभीयों से मदद मांगने जाती है। भाभी, आप लोगों को तो पता है सोनू अभी बहुत छोटा है, मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है और घर का भी, ये सब ना मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अरे रिया, ये सब तो हर औरत को करना पड़ता है, तू नई नई माँ बनी है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर मैं आज आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। मदद? बताओ क्या चाहिए मदद? भाभी, आप यहाँ 2 लोग हो, मिलकर सब संभाल लेती हो, क्या आप दोनों में से कोई एक मेरे घर आ सकता है, बस कुछ दिनों के लिए? इसी बहाने मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ये तो क्या कह रही है रिया, हम अपना घर छोड़कर तेरे ससुराल कैसे आ सकते हैं? और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये सब सिर्फ तेरे साथ हो रहा है, सबको अकेले ही संभालना पड़ता है। भाभी, बस कुछ दिनों की बात है, मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं रिया, ये सही नहीं है, तुम्हें खुद अपना घर संभालना चाहिए, किसी पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। रिया उदास होकर वापस आ जाती है और फिर से काम में जुट जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो घर पर एक मेड झुमरी रख लेती है। रिया, तुमने मेड रखने से पहले एक बार भी पूछा नहीं, घर में मेड की क्या जरूरत है? हाँ बहू, घर में नौकरानी की क्या जरूरत है, मैं हूँ, तू है, हम मिलकर कर ही रहे थे। तेरी तनख्वाह क्या बढ़ गई, तुझे तो अब फालतू खर्चा सूझ रहा है। माँ जी, तनख्वाह उतनी ही है, पर काम बहुत बढ़ गया है। आप लोग हो पर देख नहीं रहे कि सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, इस चक्कर में मैं सोनू का ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ। अरे लेकिन तुम कम से कम एक बार बता तो सकती थी। ऐसे तो मत बोलो, जब भी मदद मांगती हूँ तो आप सबके पास बहाने होते हैं, सबकी अपनी तबीयत खराब होती है, सबके पास अपने काम होते हैं, मेरे पास भी मेरे काम है और मेरी भी तबीयत खराब होती है। अब ये पक्का है कि घर पर मेड रहेगी ही रहेगी। तुम शायद सही कह रही हो रिया, तुम्हें थोड़ा आराम मिलना ही चाहिए। अब रिया अपने ऑफिस का काम और सोनू के साथ समय अच्छे से बिताती है, अब उसे ज्यादा थकान भी नहीं होती। काम के चक्कर में सोनू को कितनी तकलीफ होती थी, अच्छा हुआ मेड रख ली, अब मैं अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। हम किसी की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो किस दौर से गुजर रहा है, किसी को ये नहीं पता कि मैंने काम वाली क्यों रखी, पर बस सबको उंगली उठाना आता है। सब यही देखते हैं कि मुझे पका पकाया खाना मिल रहा है, पर उसके पीछे की वजह कोई नहीं जानना चाहता। बहू, मैं कब से मॉर्निंग वॉक से आया हूँ, लेकिन अभी तक चाय नहीं मिली। पापा, चाय तो तब मिलेगी जब आपकी बहू को घर वालों की जरूरत का ध्यान होगा। ऐसा क्या? बहू रोज तो टाइम से चाय देती है, आज क्या हुआ? कुछ नहीं, कल अपने भाई की शादी करके आई है, महारानी अभी तक उठी नहीं है, आज तो प्रथम को दूध तक नहीं मिला। साक्षी, इतना काम तो खुद भी कर सकती हो, और जाओ मेरे लिए चाय बना दो। साक्षी और देशराज हॉल में बैठे बात कर रहे थे, तभी सुधा मंदिर से वापस और कड़क आवाज में बोली,
जी, वैसे भी हम बहू से कोई काम नहीं कराते और आपके इस लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रखा है। सब काम साक्षी ही कर लेगी तो बहू का क्या होगा? चीनू एक हाथ में ट्रे और दूसरे हाथ में प्रथम की दूध का ग्लास लेकर किचन से निकलती है। उसकी आंखों में अभी भी नींद और थकान भरी होती है। तभी सुधा आंखें निकालकर, बहू, इतना आलस अच्छी बात नहीं है। मैं मंदिर होकर आ गई और तू अब चाय बना कर ला रही है। चाय तो ठीक है, अभी तक नाश्ते की तैयारी तक नहीं हुई और युग एक घंटे बाद ऑफिस जाएगा। बहू, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तू सास नंद से काम कराना चाहती है? सुधा, मंदिर से आई है, चाय पी ले। मुझे तेरा दिमाग गर्म लग रहा है। एक तो इन घुटनों का दर्द, ऊपर से देवी पूजा के लिए सफाई करनी है। बहू, तुझे पता है ना अब काम की शुरुआत होगी। जी मम्मी जी। पर्दे कितने गंदे हो गए हैं। बहू, नाश्ता खाना बनाने के बाद ये पर्दे धुलने हैं। मम्मी जी, मेरे हाइट के हिसाब से पर्दे बहुत ऊंचे हैं। आप किसी से उतरवा दीजिए, मैं धुल दूंगी। बहू जी, हमारे घर में सीढ़ी जैसा लंबा कोई नहीं है और पर्दे उतारने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। स्टोर रूम से सीढ़ी लाकर आराम से पर्दे उतार लेना। जी, कर लूंगी। चीनू कल की थकी हारी ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करती है, पर उसकी सास और नंद खुद खाना परोस भी नहीं सकती। ये हर रोज का था। इसी तरह चीनू एक एक करके सबको खाना परोसती है। बाद में चीनू जैसे ही खाना खाने बैठती है, जैसे ही वो पहला निवाला लेती है, बहू, अब किचन का काम तो निपट गया। पर्दे उतार ले वरना धूप चली जाएगी तो सूख नहीं पाएंगे। जी मम्मी जी, अभी आई। मम्मी, जब हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी, हमारा घर चमकता रहता था। देवी पूजा को 6-7 दिन रह गए हैं, पर अभी तक पर्दे नहीं धुले। चीनू को इतना काम करने के बाद भी ये सब सुनना पड़ रहा था। उसके गले से खाना नहीं उतरा। वो तो सीढ़ी लाकर हॉल और कमरों के पर्दे उतारने लगी। अचानक पर्दे के छल्ले से उसका हाथ कट गया। खून बहने लगा। आह, आह, अब क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मेरा मेरा हाथ कट गया है। अरे मम्मी जी, इसलिए हाथ कट गया है कि पर्दे धोने ना पड़े। चीनू, 1-2 बार इसमें साबुन लगेगा तो एकदम सही हो जाएगा। चीनू चुपचाप वहां से पर्दे उतार कर चली जाती है। वो घर के सारे पर्दे हाथ से धोती है। उसके कटे हाथ में बार बार साबुन लग रहा था। बहू, पर्दे धुल गए हैं? मम्मी जी, बस 2 पर्दे रह गए हैं। बाकी तो पर्दे मैंने बाल्टी में रख दिए हैं। ये बाल्टी भर गई है। बाकी के 2 पर्दे बाद में ले जाऊंगी। मम्मी जी, पर्दे आप सुखाने जा रही हो? हाँ, वो मैं धूप सेकने जा रही हूँ तो पर्दे भी लिए जाती हूँ। चीनू की चालाक सास कपड़े भरी बाल्टी उठाकर चढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वो छत पर पर्दे सुखाने लगती है, तभी उसकी पड़ोसन की बहू, अरे आंटी, आप तो बहुत हाँफ रही हो। बेटा, अब घर में पूजा है तो सोचा घर की सफाई कर लूं। आज पर्दे धो दिए। चीनू बाकी के पर्दे लेकर ऊपर आती है, पर सुधा के मुंह से ऐसी बात सुनकर सीढ़ियों पर ठहर जाती है। आंटी जी, आपने पर्दे अकेले धोए? आपकी बहू चीनू, उसने मदद नहीं की? रिंकी, ऐसी बात नहीं है। कल वो भाई की शादी से आई है तो थक गई है। अब उससे पर्दे धोने का कहती तो सही नहीं होता, तो खुद ही धुल लिए। आपकी जैसी अच्छी सास सबको नहीं मिलती। मैंने तो अकेले ही खाना बनाया और अब पापड़ बनाने जा रही हूँ। मेरी तो सासू माँ आप जानती ही हो, बस मेरे बच्चे को ही खिलाती हैं। रिंकी बहू, ऐसे मन छोटा नहीं करते। बता तो, मैं तेरे पापड़ बनवा दूं? नहीं आंटी, अगर मैं पापड़ बनाने में आपकी हेल्प लूंगी तो मेरी सासू माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अब क्या, चीनू अपनी गिरगिट जैसी सास की सारी बातें सुन लेती है। रिंकी दूसरी ओर चली जाती है और तभी हाथों में पर्दे लिए चीनू छत पर आ जाती है। सुधा चीनू को देखकर हड़बड़ा जाती है। चीनू बहू, ये पर्दे तो क्यों ले आई? मम्मी जी, बस यही पर्दे बचे थे तो मैंने सोचा मैं ऊपर आकर दे दूं। ठीक है, अब तू नीचे जा। चीनू इतने पर्दे धोकर थक तो गई थी, ऊपर से उसने अपनी सास और रिंकी की जो बातें सुनी उससे ज्यादा टूट गई। चीनू गुस्से में अपनी बेटी अरु को गोद में लेकर रूम में जाती है। युग उसके चेहरे से परेशानी भांप लेता है। चीनू, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, अब तो इन सब की आदत पड़ गई है। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है, वरना तुम इस तरह से मुंह नहीं फुलाती। यही कि आपकी माता श्री के जो 2 चेहरे हैं, एक लोगों को दिखाने के लिए और दूसरा मुझे काम कराने के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। चीनू, कम से कम तुम मम्मी के लिए तो ऐसी बातें मत करो। तुम साक्षी दीदी के लिए कुछ बोलती हो तो समझ में आता है। क्यों, साक्षी तुम्हारी बहन है, उसकी भी गलतियों को सपोर्ट करो, जैसे आपकी मम्मी जी गलतियां तो करती ही नहीं है। चीनू, साक्षी दीदी को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो अपनी ससुराल नहीं जाती और अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखती, लेकिन तुम मम्मी के लिए तो ऐसे नहीं कहो।
मैं पहले ही थक चुकी हूँ, मुझे कोई बहस नहीं करना। अभी अरु सो रही है, वरना जाग गई तो मुझे लेटने भी नहीं देगी। चीनू, जो तुम्हारे दिमाग में मम्मी के लिए चलता है वो निकाल दो, वरना किसी दिन बहुत बुरा होगा। ठीक है। युग रूम से बाहर चला गया। चीनू अपनी लड़की को सीने से लगाकर लेट गई। तभी साक्षी अपने बेटे का हाथ पकड़े कमरे में घुसी चली आई। चीनू, तुम आराम कर रही हो? मैं और मम्मी जरा मार्केट जा रहे हैं, प्रथम को तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना। ठीक है दीदी, पर इसे समझा दीजिए कि शोर ना मचाए, वरना अरु जाग जाएगी। प्रथम बेटा, ज्यादा शोर मत मचाना, जो भी चाहिए हो मामी से मांग लेना। ठीक है मम्मी। अब क्या, साक्षी के मार्केट जाते ही प्रथम अपना तांडव शुरू कर देता है, वार्डरोब के ऊपर रखे अरु के खिलौने देखते हुए। मामी, मुझे वो रिमोट कार चाहिए। बेटा, मामा जी आ जाएं तब उतरवा देंगे, मैं इतनी ऊंचे से उतार नहीं पाऊंगी। इतना सुनते ही प्रथम का चेहरा लाल हो गया और दोनों मुट्ठी बांधकर चिल्लाना शुरू किया। नहीं, मुझे अभी चाहिए। बेटा चुप हो जाओ, वरना अरु जाग जाएगी। रुको रुको, मैं देती हूँ। चीनू स्टूल पर चढ़कर उतार देती है वो कार। अब उसकी नजर ऊपर रखे टेडी पर जाती है। मामी, मुझे वो टेडी चाहिए। बेटा, अभी इसी कार से खेल लो, इतना शोर करोगे तो अरु जाग जाएगी। नहीं, मुझे ये कार नहीं, मुझे वो टेडी चाहिए। ठीक है, चिल्लाना बंद करो, मैं उतार देती हूँ। जैसे ही चीनू बेड से उठी, उसे हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। अरु नींद से जाग चुकी थी और वो रोने लगी। हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। चीनू तुरंत अरु को गोद में लेकर चुप कराने लगती है। इतने में प्रथम को भूख लग जाती है और चुप चुप बेटा, मामा यही है। मामी, मुझे भूख लगी है, पास्ता दे दो। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, अरु सो जाए तभी देती हूँ। नहीं मामी, मुझे अभी चाहिए। हे भगवान, एक साथ दो मोर्चे। प्रथम कहाँ मानने वाला था। चीनू अपनी बेटी को गोद में लिए बड़ी मुश्किल से गैस ऑन करती है और पास्ता बनाती है। बार बार अपनी बेटी को चुप कराती है। दूसरी ओर प्रथम शोर मचाता है। प्रथम, पास्ता बन रहा है, शोर मत मचाओ। कुछ मिनट बाद, लो प्रथम, तुम्हारा पास्ता, शांति से खा लो। चीनू अपनी बेटी को दोबारा से सुलाते हुए बड़बड़ाती है। खुद दोनों मार्केट चली गई, एक बार भी नहीं सोचा छोटी बच्ची के साथ इस शैतान बच्चे को कैसे संभालूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। चीनू अपनी नंद और सास की उंगलियों पर नाचती रहती है। चीनू लंच तैयार कर रही थी। साक्षी और सुधा हॉल में बैठी गप्पे मार रही थी। तभी सुधा को याद आया। बहू, अब देवी पूजा को सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। स्टोर रूम की सफाई और पूरे घर की धुलाई होनी है। मम्मी जी, आप सफाई की शुरुआत कीजिए, मैं खाना बनाकर आपके साथ धुलाई करवा दूंगी। मम्मी, आपके घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन आपकी बहुरानी तेल मालिश करने की बजाय आपको साफ सफाई करने का ऑर्डर दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं घर की सफाई करूंगी तो खाने के लिए देर हो जाएगी। ऐसा कर, खाने में दाल वाली खिचड़ी बनने रख और तुरंत काम में लग जा। जी मम्मी जी। चीनू खिचड़ी बनने रख देती है और भारी भरकम सामान उठाकर स्टोर रूम की सफाई करने लगती है। तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा दरवाजा खोलती है। अरे सरोज, आजा। सुधा, अभी बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हें कुछ पूछने आई थी। हाँ, पूछना। देवी पूजा के लिए तुमने जो पंडित जी को बुलाया है, उनका फोन नंबर दे दे। तू बैठ जा, अभी साक्षी से लिखवा कर देती हूँ। इतने में सरोज की नजर चीनू पर जाती है, जो अपने 2 गुना सामान खींचकर स्टोर रूम से बाहर ला रही थी। चीनू बहू, संभाल कर, तेरे हाथ में चोट है और इतना भारी सामान अकेले उठा रही है। ये साक्षी तो लंबी चौड़ी है, तुम्हारी मदद कर देगी। भाई सरोज, क्या कहे, हमने तो बहू से बोला तू अरु को संभाल। मैं और साक्षी मिलकर स्टोर रूम साफ कर लेंगे, लेकिन जिद पकड़ ली, मम्मी जी स्टोर रूम की सफाई मैं ही करूंगी। चीनू ये सुनकर हैरान हो जाती है। इतना बड़ा झूठ, ऐसे झूठ पर तो गर्म चिमटे पड़े तो भी कम है। हाँ, मुझे पता है, तू अपनी बहू से कुछ करवाती कहाँ है। तेरे जैसी अच्छी सास होगी तो बहू तो भाग भाग के सेवा करेगी। आंटी जी, मम्मी जी की सेवा? अरे चीनू को तो अपनी बेटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। अभी पापा जी बाहर घुमाने ले गए तो साफ सफाई करने लगी, वरना मैं ही कर रही होती। वैसे साक्षी, तुम ससुराल से लंबी छुट्टी लेकर आई हो? काफी दिन हो गए, दामाद जी लेने नहीं आ रहे। अभी कहाँ आंटी जी, कुछ दिन और रुक कर जाऊंगी। सरोज, ये ले पंडित जी का नंबर, मैंने ही साक्षी को रोक लिया, रोज रोज कहाँ आना जाना हो पाता है। मैं 1 दिन के लिए जाऊं तो काम के लिए आफत आ जाती है। पिछले 1.5 महीने से सीने पर मूंग डाल रही है, लेकिन जाने का नाम नहीं रही। ठीक है, मैं चलती हूँ। चीनू बहू, तेरे हाथ में चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है। कल इसने पिज्जा खाया तो पिज्जा कटर से लग गई। झूठ झूठ झूठ,
गर्म रोटी तो नसीब होती नहीं, ये पिज्जा खिलाएंगी। बहू ध्यान से काम किया कर। जी आंटी जी। इस तरह देवी पूजा की सारी तैयारियां चीनू अकेले ही करती है और उसकी सास और नंद हमेशा सोफे पर बैठकर कहीं मोबाइल चलाती है, कहीं टीवी देखती। एक दिन सुधा, बहू आज डिनर में कुछ अच्छा बना लेना, देवी पूजा के लिए तेरी बुआ सास आ रही हैं। ठीक है, अभी पूजा घर की सफाई कर रही हूँ, बस वो खत्म कर लूं, तभी जो भी बनाना होगा बता दीजिएगा। मम्मी कढ़ाई पनीर और दाल कचौड़ी बहुत दिन से नहीं खाई है, क्यों ना डिनर में वही बनवा लो। हाँ बहू, साक्षी का कढ़ाई पनीर और दाल कचौड़ी खाने का मन है तो वही बना लेना। मम्मी जी मेरे हाथ गंदे हैं, आप दाल भिगो कर रख दीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। रहने दो चीनू, तुमसे किसी काम के लिए बोलो तुम मम्मी को पहले काम बता देती हो। वो तो मम्मी अच्छी है जो कुछ नहीं कहती, अगर मैं अपनी सास से ऐसे बोलूं तो मेरी वो जुबान काट ले। दीदी आप अपनी सास के पास रहती कहाँ हो? कुछ दिन मायके में और कुछ दिन जीजा जी के साथ फ्लैट में, इसी तरह आपका पूरा साल कट जाता है। बहू साक्षी कह रही है तुम्हारी हरकतें और जुबान सही नहीं चल रही। मम्मी जी मैं तो बस, मेरे हाथ गंदे थे इसलिए मैंने आपसे कहा। हाथ धुल भी सकते थे, पर तुम्हें तो सास से ही सारे काम कराने हैं। इतने ताने सुनकर चीनू बिना कुछ बोले किचन में चली जाती है, हाथ धोकर दाल भिगोती है, दोबारा से मंदिर की सफाई करने लगती है। शाम के वक्त बुआ जी उनके घर आ जाती है। आइए दीदी, युग तो आपको कितनी देर पहले स्टेशन लेने पहुंच गया, बड़ी देर में आई हो। देशराज हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, बैठे बैठे परेशान हो गए। चीनू बुआ जी के लिए पानी ले आओ। चीनू बुआ जी को पानी देकर पैर छूती है। बहू सदा सुहागन रहो। सुधा तेरी बहू पहले से कमजोर हो गई है, तो इसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। बुआ जी जो खुद किचन की मालिक हो उसका खाने पीने का ध्यान कौन रखे, जितनी मर्जी खाए। तू तो रसोई की मालिक नहीं है तब भी हेल्दी हो रही है, थोड़ा हाथ पैर चला वरना फिगर खराब हो जाएगा। दीदी आप ही इसे समझाओ, ये तो प्रथम तक का ध्यान नहीं रख पाती, उसका भी खाना नहलाना बहू ही करती है। चीनू किचन से सबकी बातें सुन रही थी। चलो अच्छा है, इस घर में किसी को तो मेरा काम दिखता है। दीदी आप भी कहाँ आकर बच्चों की बातों में पड़ गई। आप चाय पीकर कल की पूजा और प्रसाद के लिए सामान की लिस्ट बनवा देना। ठीक है बहू, सबके लिए कड़क चाय ले आओ। जी पापा जी। चीनू लौंग इलायची डालकर बढ़िया चाय बनाती है और सबको चाय देती है। उसके बाद घंटों किचन में लगकर दाल की कचौड़ी और कढ़ाई पनीर तैयार करती है। रात के वक्त खाना तैयार है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। चलिए दीदी खाना तैयार हो गया है। चलो देशराज, युग कहाँ है, उसे भी बुला लो। आप चलिए मैं युग को बुला कर लाती हूँ। युग अरु को गोद में लेकर कमरे से बाहर आता है, तभी सत्या उसे देखते हुए कहती है, बेटा चलो खाना खा लो। बुआ जी आप सब खाइए, मैं बाद में खाऊंगा। चीनू फ्री होकर अरु को गोद में लेगी तभी मैं खाना खा पाऊंगा। अरु को तो कोई खिला लेगा, घर में कितने लोग हैं। ये साक्षी खाली बैठी है, इसे दे दो, ये चीनू के साथ खाना खा लेगी। बुआ जी अरु मेरी गोद में रोने लगती है। दरअसल बात यह है साक्षी, या मम्मी कभी भी अरु को गोद में लेती नहीं, तो अरु को इनकी गोद की आदत नहीं है। अगर चीनू काम कर रही होती है तो वो पालने में पड़ी रहती है। मैंने सही कहा ना मम्मी? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरा दिन ऑफिस में रहता है, इसे क्या पता कि इसकी बच्ची को कौन खिलाता है कौन नहीं। फिर संभालिए इसे। युग अरु को सुधा की गोद में देता है, तभी अरु तेज तेज रोना शुरू कर देती है। सुधा बहुत कोशिश करती है पर अरु चुप नहीं होती। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, वरना छोटे बच्चे माँ से ज्यादा दादी की गोद में खुश होते हैं। बुआ जी अब बच्चे के लिए दादी माँ की गोद अजनबी सी है, तो बच्चा भी क्या करे। युग अरु को दोबारा गोद ले लेता है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने चले जाते हैं। कचौड़ियां खाकर सत्या, बहू कचौड़ी का मसाला खुद बनाया या फिर सुधा ने पीसा? अरे दीदी ये आजकल के बच्चे दाल की कचौड़ियां कहाँ बना पाते हैं, ये मसाला मैंने ही बनाया है। अगर किसी को जीता जागता झूठ का पुतला देखना हो तो मेरी सास को देख लो, एक बार भी किचन में झांकने तक नहीं आई और मसाला इन्होंने बना दिया। कचौड़ी बहुत अच्छी बनी है, ऐसा करना जब मैं घर जाऊं तो मेरे लिए भी ऐसी कचौड़ियां बनाकर बांध देना। हाँ मम्मी, मुझे भी इस बार ढेर सारी कचौड़ियां बनाकर बांधना। साक्षी जी आप इस घर से रवाना हो तो कचौड़ी क्या मैं पूरा घर बांधने को तैयार हूँ। क्यों नहीं साक्षी, तुम दोनों के लिए ही बढ़िया कचौड़ी बनाकर बांध देंगे। सत्या खाना खाकर किचन में हाथ धोने आती है। चीनू वहां काम कर रही होती है। सत्या की नजर सिलवट्टे के पास टूटी चूड़ी पर पड़ती है। बहू ये चूड़ी तो तेरी लग रही है, ये कैसे टूट गई? बुआ जी वो कचौड़ियों के लिए दाल पीसते वक्त टूट गई। मतलब तेरी सास झूठ बोल रही थी? बुआ जी ये तो उनका रोज का काम है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता।
अब उनके झूठ का घड़ा भर चुका है। अगले दिन चीनू ने सुबह जल्दी नहाकर देवी पूजा के लिए पूरा घर फूलों से डेकोरेट किया। देवी माँ की मूर्ति रख अकेले ही उनका पंडाल सजाया। कुछ देर में पंडित जी पधारे। मोहल्ले की औरतें आने लगी। आओ सब लोग बैठो। आंटी साक्षी दीदी दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो पूजा के लिए प्रसाद बना रही होगी। सुधा तेरी बहू कहाँ है? वो क्या अभी भी आराम कर रही है? नहीं, आराम नहीं, उसको साड़ी पहनने और मेकअप करने में देर लगती है। अच्छा, वैसे पूजा की तैयारी और डेकोरेशन बहुत सुंदर है। डेकोरेटर आया था? नहीं, ये सब तो साक्षी ने किया है। हमेशा से डेकोरेशन तो वही करती है। अब सत्या से रहा नहीं गया। सुधा, झूठ उतना बोलना चाहिए जितना हजम हो जाए। पूरा दिन तेरी बहू इस घर का एक एक काम करती है, क्रेडिट साक्षी को दे रही है। दीदी, इतने लोग बैठे हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? सुधा, जिन लोगों के सामने अच्छी सास बुरी बहू के बीज बोए हैं तुमने, उनके सामने सच भी तो आना चाहिए। शायद दीदी आप सही कह रही हो। कई बार मैं चीनू बहू को अकेले काम करते देख रही थी तो सुधा बोल देती, मैंने तो मना किया, वो खुद ही करती है। मैं तो इन्हें बेस्ट सास समझती रही। आवाज सुनकर साक्षी मेकअप रूम से बाहर आती है। हाथ में प्रसाद की थाली लेकर चीनू किचन से बाहर आती है। सरोज, देख ले कौन मेकअप कर रहा था और कौन प्रसाद बना रहा था। यही सुधा का सफेद झूठ दिख रहा है। सुधा के पास पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रह गया। उसका सच सबके सामने आ चुका था।